1 जून 2001 नेपाल के इतिहास में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा काला अध्याय है जिसने ना सिर्फ शाही परिवार को खत्म कर दिया बल्कि पूरे देश की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो आज हम उसी रात की कहानी को परत दर परत समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शाम ने नेपाल का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, 1 जून 2001 की ये घटना बिल्कुल वैसी ही थी। ये सिर्फ एक शाही परिवार की ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि ये तो वो मोड़ था जहां से नेपाल की 240 साल पुरानी राजशाही अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी। एक ऐसी घटना जिसने सच में नेपाल के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय के राजा को जानना होगा, राजा बीरेंद्र बीरविक्रम शाहदेव। देखिए, वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि नेपाल की जनता के लिए वो एक उम्मीद थे, एक स्थिरता का प्रतीक थे। तो सवाल यह है कि राजा बीरेंद्र इतने लोकप्रिय क्यों थे? वजहें बहुत खास थीं। उन्होंने सिर्फ, आप कह सकते हैं कि शासन नहीं किया, बल्कि देश में लोकतंत्र को भी जगह दी और बिना किसी हिंसा के राज चलाया। यही वजह थी कि लोग उन्हें जनता का राजा कहते थे और उनका सम्मान इतना गहरा था कि उनके साथ जो हुआ उस पर देश का यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस मनहूस रात की तरफ। 1 जून 2001, काठमांडू का नारायण हिटी राजमहल। महल के अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। एक पारिवारिक फंक्शन की तैयारी चल रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यही महल एक खौफनाक हत्याकांड का गवाह बनने वाला है। देखिए, ये कोई पब्लिक इवेंट नहीं था। ये शाही परिवार का एक बहुत ही प्राइवेट मंथली डिनर था। मतलब सिर्फ परिवार के सदस्य। तो जाहिर है सुरक्षा और प्राइवेसी का लेवल बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए था। ये एक ऐसी जगह थी जहां परिवार के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। और फिर बस यहीं से सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। परिवार डिनर के लिए जमा होता है। अब जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक युवराज दीपेंद्र का किसी बात पर झगड़ा होता है और वो नशे की हालत में पार्टी से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो वापस आते हैं और इस बार उनके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार थे और उन्होंने सबसे पहला निशाना बनाया अपने ही पिता राजा बीरेंद्र को। उस हमले में सिर्फ राजा ही नहीं, राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, उनके दोनों बच्चे राजकुमार निराजन और राजकुमारी श्रुति, इन सब के साथ शाही परिवार के 10 से ज्यादा सदस्य मारे गए। सोचिए, एक ही रात में नेपाल की सत्ता का जो केंद्र था उसका शाही परिवार वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद जाहिर है पूरा देश जवाब मांग रहा था। सरकार ने एक जांच कमीशन बनाया और जो नतीजा सामने रखा गया वो हैरान करने वाला था। मतलब इतने बड़े, इतने भयानक हत्याकांड के पीछे एक बहुत ही साधारण सा पारिवारिक कारण बताया गया। जो ऑफिशियल थियरी है उसके हिसाब से पूरा का पूरा विवाद शादी को लेकर था। युवराज दीपेंद्र अपनी पसंद की एक लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा और रानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और कहा गया कि इसी पारिवारिक तनाव और गुस्से ने इस नरसंहार को जन्म दिया। तो ऑफिशियल कहानी बहुत सीधी साधी थी। अपराधी युवराज दीपेंद्र, वजह शादी का विवाद और नतीजा परिवार को मारने के बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। और इसमें एक और अजीब बात यह थी कि दीपेंद्र कोमा में थे और उसी हालत में उन्हें राजा घोषित कर दिया गया और 3 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। लेकिन नेपाल की जनता ने इस कहानी पर कभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं किया। सरकारी रिपोर्ट के बाद सवालों का एक ऐसा तूफान उठा जो आज तक शांत नहीं हुआ है। लोगों के मन में शक और अविश्वास बस गहराता ही चला गया। पहला और सबसे बड़ा सवाल था सिक्योरिटी को लेकर। नारायण हिटी महल देश की सबसे सेफ जगहों में से एक माना जाता था, तो फिर कोई अंदर ऑटोमेटिक हथियार लेकर कैसे घुस सकता है, वो भी एक प्राइवेट फैमिली डिनर में? ये बात किसी के भी गले नहीं उतरी। और दूसरा अहम सवाल, गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं, पर महल की सुरक्षा में तैनात एक भी गार्ड ने बीच बचाव क्यों नहीं किया? उनकी इस चुप्पी ने पूरी घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया और बस इन्हीं सवालों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। ऊपर से जो जांच हुई वो बहुत जल्दबाजी में खत्म कर दी गई। कई बड़े बड़े सवालों को नजरअंदाज कर दिया गया और इसी वजह से लोगों का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। उन्हें लगा कि सच कुछ और है जिसे दबाया जा रहा है और यही अधूरी जांच आज भी उन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जिंदा रखे हुए है।
इस हत्याकांड का असर सिर्फ शाही परिवार तक ही नहीं रहा। इसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। इसने न सिर्फ एक परिवार को खत्म किया, बल्कि नेपाल की राजनीति और उसके भविष्य की नींव ही हिलाकर रख दी और देश को एक बिल्कुल नए रास्ते पर धकेल दिया। राजा बीरेंद्र की मौत के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र राजा तो बन गए, लेकिन वो कभी भी जनता का वो भरोसा और सम्मान हासिल नहीं कर पाए जो बीरेंद्र को मिला था। नतीजा, राजशाही के खिलाफ आंदोलन और भी तेज हो गए और आखिरकार 2008 में नेपाल से 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया गया और देश एक रिपब्लिक बन गया। तो आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या यह सब सिर्फ एक राजकुमार के गुस्से का नतीजा था, या फिर ये एक बहुत गहरी साजिश थी जिसने एक राजवंश को खत्म करने और देश का इतिहास बदलने के लिए पूरे परिवार को ही मिटा दिया? यह हत्याकांड आज भी नेपाल का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।